हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और ये होगी हमारी इस प्लेलिस्ट की आखिरी वीडियो जहां पे हम खत्म कर देंगे लेसन नंबर 4 को, क्योंकि 4 चैप्टर में डिस्कस करने थे और ये लेसन नंबर 4 का आखिरी कंसेप्ट होने वाला है। तो लेसन नंबर 4 था क्या, बिजनेस साइकिल्स के बारे में, ठीक है, जहां पे आज हम बात करेंगे एडवर्स सप्लाई इफेक्ट को, जो हम डिस्कस करेंगे। आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले वो है न्यू काइंसियन फिलिप्स कर्व, एनकेपीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसे, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे दो आज की वीडियो के मेन इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो पहले तो मैं बात करनी है यहाँ पे किसके बारे में, एन एडवर्स सप्लाई शॉक के बारे में, जहां पे हम डिमांड शॉक की बात कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। जिसे तक वो वीडियो ना देखी हो देखिए वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। और आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट सप्लाई शॉक के बारे में, यानी कि जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो उसका हमारी इकोनॉमी पे किस तरह का इंपैक्ट पड़ता है। और मैं आपको बता देता हूं कि सप्लाई जब भी बढ़ती है या फिर प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई में जो इंक्रीमेंट आता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्राइस और सप्लाई में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और प्राइस नीचे आएगा कि प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ती है, लेकिन उसका एक इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि स्टैगफ्लेशन आता है। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है इकोनॉमिक्स के टर्म्स में, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे होते हैं, यानी कि बहुत सी दिक्कतें आती हैं स्टैगफ्लेशन के अंदर। यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे इकोनॉमी एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही होती है, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। जो आता है किसकी वजह से, एडवर्स सप्लाई शॉक की वजह से। कैसे आता है, स्टडी करते हैं इसे। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ राइज इन प्राइसेस ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल, यानी कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो बेसिक रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल्स हैं बिजनेस के लिए। हम सबको पता है कि जो बिजनेस है उसका मेन, यानी कि जो प्रोड्यूसर, उसका मेन काम क्या होता है, रॉ मटेरियल को यूज करना और फिनिश गुड बनाना, यानी कि एक तरह से वैल्यू ऐड करता है एक प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल्स में, ताकि एक ऐसे गुड्स और ऐसी सर्विसेज बनाई जाए जिसका लोग डायरेक्टली यूज कर पाए, ठीक है। तो जब रॉ मटेरियल के प्राइस ऊपर जाएंगे तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी यानी क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइस भी बढ़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं जो प्रॉफिट है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक प्रोड्यूसर का, एक तो प्राइस पे, दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। और हम ये भी जानते हैं कि प्राइस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जितना ज्यादा गैप होगा प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होगा। यानी कि प्राइस जितना ज्यादा हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी कम हो, उतना फालतू प्रॉफिट मिलता है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे कि रॉ मटेरियल्स के रेट बढ़ रहे हैं। अगर रॉ मटेरियल्स के रेट बढ़ेंगे इसका मतलब ये है कि रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूसर को महंगे पड़ रहे हैं, तो उसे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से उसे ज्यादा प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं ज्यादा प्राइस चार्ज करने का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में क्या आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई में एक शिफ्ट आएगा, ठीक है। तो वो सब चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। तो वही चीज यहाँ पे है। तो prices of basic raw materials such as oil, cement, steel, etc. which are widely used by producers, जिसे producers यूज करते हैं all over the world, increase in the price of these raw materials। अगर इन raw materials के प्राइस में इंक्रीमेंट आता है, increases the cost of production, तो COP यानी cost of production बढ़ जाती है, and causes cost push inflation। तो इसकी वजह से क्या आता है, cost push inflation accompanied by unemployment, और यहाँ पे unemployment भी है, ठीक है। तो cost push inflation का मतलब क्या है कि ऐसी इन्फ्लेशन जो कॉस्ट की वजह से आई है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से राइज करने की वजह से जो प्राइस बढ़ा है, इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्योंकि अगर कॉस्ट नहीं बढ़ता तो प्रोड्यूसर को प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, और प्राइस नहीं बढ़ता तो इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ता। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या हो रही है कि कॉस्ट बढ़ गई है तो प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे प्रोड्यूसर को अपना प्रॉफिट मार्जिन सेम रखने के लिए, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। An adverse supply shock is created when increase in material price such as oil price hike forces the aggregate supply curve to shift upward to the left। इस बात का मतलब ये है कि जो हमारा adverse supply curve है ये कब क्रिएट होता है, जब जो भी रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल के प्राइस हो गए, क्योंकि ऑयल एज अ पावर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में पावर की जरूरत पड़ती है, जहां पे हम ऑयल वगैरह यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, केरोसिन ऑयल, तो ऑयल वगैरह यूज करते हैं, उसके प्राइस
बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, उन्हीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक शिफ्ट आ रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड शिफ्ट टू द लेफ्ट इन सप्लाई कर्व। अगर आप इस सप्लाई कर्व को देखो तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें, देखो एग्रीगेट डिमांड सेम है, दिक्कत ना क्या होती है, इन्फ्लेशन कब बढ़ता है, यहां पे सिर्फ हम बात करें सप्लाई कर्व की बढ़ने की, लेकिन अगर सप्लाई के साथ साथ डिमांड भी बढ़ जाए या फिर सप्लाई कम होने के साथ साथ डिमांड भी कम हो जाए तो सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन सिर्फ एक चीज का बढ़ना इकोनॉमी में बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे सप्लाई तो बढ़ गई, अब सप्लाई बढ़ गई और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या है, उतनी ही है जितनी पहले थी, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। सप्लाई मान लो यहाँ पे आ गई तो ये हमारा सेम है एडी कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो जहां पे पहले हमारे पास सप्लाई कर्व था AS1, तो हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम क्या हुआ, E1 हमारा हो गया यहाँ पे इनिशियल इक्विलिब्रियम। फिर ये हमारा एडी कर्व भी हमारा AS2 कर्व। तो ये जो है ना दूसरा पॉइंट, ये हमारे पास क्या आया, E2 यानी कि इक्विलिब्रियम 2। तो अब यहाँ पे देखो, आपको दिख भी रहा होगा कि प्राइस भी बढ़ रहा है और लोगों का जो इनकम है और जो आउटपुट है वो भी क्या हो गई, कम हो गई। उसका रीजन समझते हैं। एक तो प्राइस बढ़ गया, प्राइस क्यों बढ़ा, क्योंकि डिमांड आज भी उतनी ही है, ठीक है, जितनी पहले थी, सिर्फ क्या हो गया यहाँ पे सप्लाई बढ़ गई। और सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है कि भाई ज्यादा प्राइस हुआ है तभी सप्लाई बढ़ी है, वही चीज देखो, क्योंकि प्राइस का सप्लाई से क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन आप डिमांड को देखो या फिर इनकम आउटपुट को देखो, कम हो गया है, क्योंकि डिमांड का तो प्राइस से नेगेटिव रिलेशन में देखने को मिलता है। तो वो चीज यहाँ पे हुई, जहां पे पहले लोग इतनी इनकम या फिर इतना आउटपुट डिमांड कर रहे थे, वहां पे अब सिर्फ लोग इतना आउटपुट ही डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इनकम तो उनकी सेम ही है, तो उनके लिए गुड्स और सर्विस क्या हो गए, अफोर्डेबल नहीं रहे, मतलब उनकी परचेसिंग पावर कम हो गई, जिसकी वजह से वो फर्दर डिमांड नहीं कर पा रहे, तो आउटपुट का लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो गिवन द एडी, जो हमारे पास एडी है, एग्रीगेट डिमांड कर्व, एन अपवर्ड, ठीक है, एन अपवर्ड एंड फॉल इन आउटपुट, बस एक मिनट रुकना, एन अपवर्ड शिफ्ट ऑफ एएस, जो अपवर्ड शिफ्ट आया एएस कर्व में लीड्स टू प्राइस राइज, तो प्राइस में राइज आया यानी कि इन्फ्लेशन आया, यहाँ पे इन्फ्लेशन एंड फॉल इन आउटपुट, अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो आउटपुट लेवल भी क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉल हो रहा है फ्रॉम नेचुरल लेवल, यानी कि आउटपुट का लेवल नेचुरल लेवल से ही फॉल कर गया। और जिनको नहीं पता फिर बता रहा हूँ, नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट वो लेवल ऑफ आउटपुट होता है जो एक तरह से हम नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक तरह से आप मान सकते हो कि इकोनॉमी के अंदर ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट को नेचुरल आउटपुट माना जाता है, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। और फिर जो एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ है, इन्फ्लेशन एक तो वो लोगों के सरदर्द बना हुआ है, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट ये भी दिमाग खराब कर रहा है, तो दोनों चीजें मिलकर क्या क्रिएट करते हैं, स्टैगफ्लेशन क्रिएट करते हैं। और ये एक इकोनॉमिकली बहुत ही बेकार सिचुएशन होती है, जहां पे महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। इस बात का मतलब क्या है कि लोगों के पास जॉब नहीं है, तो भाई वो उस महंगाई में सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, यानी कि और मुश्किल हो जाएगा। कुछ ऐसे ही हालात अगर आपको याद होगा तो भी कुछ पास्ट हमने 2 या 3 इयर्स पहले देखे हैं, जब कोविड आया था, है ना, यानी कि 2020-21 का जो सिस्टम था वो हमने देखा था, जहां पे इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी से बढ़ गई थी और दिक्कत क्या थी, लोगों के पास इनकम भी नहीं थी, जॉब्स भी नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ गई थी, जिसका हमें एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला हमारी इकोनॉमी पे। पर ये एक अच्छी बात है कि इंडिया की इकोनॉमी इस चीज से काफी जल्दी रिकवर कर गई, लेकिन बहुत से सेक्टर में शिफ्ट भी आया, जिसकी वजह से कुछ लोगों को परमानेंटली अपनी जॉब्स खोनी पड़ी। हाँ, अगर उन्होंने अपस्किल कर लिया होगा तो शायद आज कहीं बेहतर जगह परफॉर्म कर रहे होंगे। तो वही चीज यहाँ पे है। तो स्टॉक कोजिंग तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है, एंड एडवर्स सप्लाई शॉक कोजिंग स्टैगफ्लेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका पूरा ग्राफ रहा, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर भी दिया है। अब समझते हैं एनकेपीसी को, यानी कि न्यू काइंशियन फिलिप्स कर्व। हम सब जानते हैं जो काइंशियन है उन्होंने अपनी थ्योरी के हिसाब से कुछ असम्पशंस दिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस स्टिक रहेंगे, वेजेस स्टिक रहेंगे, उसमें कोई जल्दी चेंज नहीं आएगा, वो सब उनके क्या थे, हमारे पास असम्पशंस थे, वो हम पढ़ेंगे भी। तो अनलाइक ट्रेडिशनल फिलिप्स कर्व, जब हम पुराने फिलिप्स कर्व को पढ़ते हैं, हम लोगों ने फिलिप्स कर्व पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो तो बाकी कुछ प्लेलिस्ट के अंदर फिलिप्स कर्व डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो एनकेपीसी इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल। तो जो एनकेपीसी है यानी कि न्यू काइंशियन फिलिप्स कर्व, वो किसके ऊपर बेस्ड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर। अब इसके असम्पशंस कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है, मार्केट गवर्न्ड बाय मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि मार्केट में क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फॉर्म्स होंगी। अब जिनको नहीं पता बता देता हूं, जनरली हम 4 तरह की फॉर्म्स की बात करते थे फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर। एक तो परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे लार्ज नंबर ऑफ
बायर्स हैं तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी हैं, और दोनों होमोजेनियस गुड्स सेल कर रहे हैं। फिर एक होता है ओलिगोपोली, यानी कि जहां पे क्या हो रहा है कि कुछ सेलर्स हैं, यानी कि फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, और वो सब अपने फीचर्स को लेके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहाँ पे भी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लेकिन यहाँ पे मेन वॉर प्राइस को लेके नहीं है, फीचर्स को लेके है। और हम ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट बहुत ज्यादा देखते हैं जहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। इसका आप बेस्ट एग्जांपल समझ सकते हो सेलफोन कंपनियां, क्योंकि सेलफोन कंपनीज की जब हम बात करते हैं तो मानता हूं कि गिनी चुनी कंपनियां कमी है, लेकिन सेलफोन की कंपनियां बहुत सारी हैं, बहुत सी कंपनीज हैं जो मोबाइल फोन्स बना रही है, मोबाइल फोन लॉन्च कर रही है। और ये लोग कभी देखना प्राइस को लेकर वॉर नहीं लड़ते, ये लोग लड़ते हैं फीचर्स को लेकर कि कम से कम प्राइस में बेहतर से बेहतर फीचर्स कौन प्रोवाइड कर पा रहा है। तो वही चीज हमारे पास यहाँ पे आती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्शन की जो हम पढ़ रहे हैं एनकेपीसी, न्यू काइंस एंड फिलिप्स का, वहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मार्केट फॉर्म है वो कौन गवर्न करेगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और हाँ, इसके अलावा एक और होती है क्या बोलते हैं उसे, मोनोपोली। तो मोनोपोली तो रियलिटी में जनरली एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल सेलर है एंड बाकी सारे बायर्स हैं, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर एक सिंगल प्रोड्यूसर है जिसने अपनी मोनोपोली क्रिएट की हुई है किसी भी वजह से। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, प्राइस स्टिकीनेस, कि भाई प्राइस में बहुत जल्दी चेंज नहीं आएगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, रैशनल एक्सपेक्टेशंस, यानी कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को रैशनल रखेंगे, यूं नहीं कि कुछ भी एक्सपेक्ट कर लिया, कोई भी प्राइस लेवल सोच लिया, कोई भी एक्सपेक्टेड बेस लेवल सोच लिया, ऐसा कुछ नहीं करना, एक रैशनल एक्सपेक्टेशंस रखनी है। अब समझते हैं इस मॉडल के बारे में। तो एज पर द न्यू काइंसियन लिटरेचर, जब नए काइंसियन लिटरेचर को पढ़ते हैं ना, एनकेपीसी रिप्रेजेंट इन्फ्लेशन, तो एनकेपीसी भी इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करता है पाई टी से एज अ फंक्शन ऑफ फ्यूचर इन्फ्लेशन, यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो फंक्शन है किस चीज का, फ्यूचर में होने वाले इन्फ्लेशन का, जिसका मतलब क्या है, पाई टी प्लस 1 एंड मार्जिनल कॉस्ट का, एमसी ऑफ द फर्म्स। तो जिनको नहीं पता बता देता हूं, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट क्या होती है, यानी कि जब हम एक एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस एडिशनल आउटपुट को प्रोड्यूस करने में कितनी एडिशनल कॉस्ट आई, उसको हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट बोल के चलते हैं एक फर्म की। एनकेपीसी फॉलोज द प्राइस स्टिकीनेस, एनकेपीसी जो है ना वो प्राइस स्टिकीनेस को ही फॉलो करती है कि प्राइस को जल्दी चेंज नहीं करेंगे। मॉडल डेवलप बाय कैवेलो, और ये मॉडल कैवेलो ने डेवलप किया था 1983 में, विच एज्यूम्स दैट फर्म्स चेंज देयर प्राइस, की फर्म्स जो है वो अपने प्राइस को चेंज कर सकती हैं रैंडमली ओनली व्हेन दे गेट अपॉर्चुनिटी, जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले। यानी कि हम जो है या फिर कोई भी जो फर्म है, कोई प्रोड्यूसर है, वो अपने प्राइस को चेंज जब करेगा जब उसे इकोनॉमिक कंडीशंस उसके हिसाब से मिलेगी, यानी कि सीधी सी बात ही है उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए प्राइस को चेंज करने के लिए। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन लाइट, कि एक तरह से आपको सिग्नल दे दिया कि भाई अब आप प्राइस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दिस इंप्लाइज दैट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द फर्म्स कैन चेंज देयर प्राइस रेगुलरली, मतलब कुछ ही फर्म्स ऐसी होंगी जो रेगुलरली अपने प्राइस को चेंज करेगी। आप जनरली देखना कि कभी भी किसी भी सेगमेंट में, हर एक सेगमेंट में कुछ कंपनीज जो है ना वो बहुत टॉप पे होती है, और जनरली जो बाकी छोटी मोटी कंपनीज हैं वो उस कंपनी को फॉलो अप करते हुए चलती है, ठीक है, चाहे वो प्राइस का मामला हो, चाहे वो फीचर्स का हो, चाहे वो सर्विसेज का हो, हर कंपनीज उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज अगर उभर के आना है तो उसे बीट करने की कोशिश भी करती हैं। वही सेम चीज यहाँ पे है कि फ्रैक्शन ऑफ द फर्म्स है ना वो अपने प्राइस को रेगुलरली चेंज करेंगी यहाँ पे। तो सो व्हेन अ फर्म गेट्स द ग्रीन लाइट, जब एक फर्म को ग्रीन लाइट मिलता है ना कि सिग्नल मिलता है कि अब अपने प्राइस को एडजस्ट कर सकते हो, तो इट विल टेक अ फॉरवर्ड लुकिंग व्यू, तो वो आगे की तरफ देखते हैं एंड एडजस्ट इट्स प्राइस, और अपने प्राइस को एडजस्ट करते हैं बाय कंसीडरिंग द एमसी और आउटपुट गैप्स। ध्यान रखना, अपने मार्जिनल कॉस्ट को देखते हुए और आउटपुट गैप्स को देखते हुए, क्योंकि कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस को डिटरमाइन करने का कि कॉस्ट कितनी आ रही है, और खासकर एडिशनल कॉस्ट कितनी आ रही है हर एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने की, क्योंकि वो हमेशा सेम नहीं आती है। हम अलग अलग लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है, वहां पे हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं। दैट विल अकर इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में हो सकता है। एज अ रिजल्ट द प्राइजेस विल जंप आफ्टर एडजस्टमेंट टेक प्लेस। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे ही प्राइस, इसका क्या होगा, प्राइस में जंप आएगा एडजस्टमेंट के बाद, टेक प्लेस पुशिंग द इन्फ्लेशन रेट, और यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, टू जंप इन रिस्पॉन्स टू शॉक्स।
शॉक्स के रिस्पॉन्स को लेके, दस क्रिएटिंग अ बिजनेस साइकिल। और इस तरीके से एक बिजनेस साइकिल जो है वो क्या होता है, क्रिएट किया जाता है। इस तरीके से एक बिजनेस साइकिल जनरेट होता है, जो कि मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग की वीडियो में, इंट्रोडक्शन में, कि बिजनेस साइकिल का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से ही बिजनेस परफॉर्म करते हैं, और बिजनेस हमेशा एक जैसा परफॉर्म नहीं करते। कभी कुछ अच्छे मूवमेंट्स भी होते हैं बिजनेस के, जब बिजनेस अच्छा आउटपुट जनरेट करते हैं, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, ठीक है, पीक पे होते हैं अपने। और कई बार कुछ डाउन टर्म्स भी होते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस भी देखना पड़ता है। तो बिजनेस में दोनों चीजें हैं, बिजनेस का साइकिल हमेशा एक जैसे नहीं चलता। अगर आप बिजनेस का ग्राफ देखोगे तो ऑलमोस्ट एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन एक्स, उसके ग्राफ की तरह होता है ना, कि कभी बिजनेस बिल्कुल टॉप पे चल रहा है, फिर बिजनेस थोड़ा सा फॉल करता है, कई बार बिजनेस लॉस में जाता है, फिर बिजनेस रिकवर भी करता है। इसको बोलते हैं रिकवरी। ये जो पॉइंट होता है रिकवरी, ये तो इंक्रीज है कि बिजनेस बूम कर रहा है, टॉप पे चल रहा है, फिर बिजनेस यहाँ पे फॉल कर रहा है, फिर बिजनेस यहाँ पे लॉस में जाता है बहुत ज़्यादा, फिर लॉस का पीक आ गया तो फिर बिजनेस यहाँ से रिकवर करना शुरू करता है। और ये अगर जिन बच्चों ने मैथ्स में पढ़ रखा है, ये आप उन लोगों को पता भी होगा कि ये मैथ्स में साइन एक्स का ग्राफ होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन एक्स का, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बिजनेस साइकिल जो है परफॉर्म किया जाता है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इस कंसेप्ट के बारे में, मतलब सॉरी अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इसके PYQs के बारे में। ये कंसेप्ट हमारे सारे क्या हो गए, खत्म हो गए हैं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अपने उन दोस्तों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से, और फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट बच गया वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले।